हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में आप सभी लोगों को हम एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, सदिश बीजगणित। आप सभी लोगों का कमेंट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ चुका है। तो ये क्लास जो होगी वो इस सदिश बीजगणित चैप्टर की मैराथन क्लास होगी, और इस मैराथन क्लास में आप सभी लोगों को इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण सूत्रों को बताया जाएगा, और इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में बताया जाएगा। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करेंगे हम महत्वपूर्ण से। तो महत्वपूर्ण के अंतर्गत देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण सूत्र आपका कौन सा है इस चैप्टर का, मैं सारे महत्वपूर्ण सूत्र बता दूंगा। देखिए, अगर दो सदिश हैं, एक ए बी वेक्टर सदिश है और एक बी सी वेक्टर सदिश है, और यदि हमें इन दोनों का योग निकालने के लिए बोला जाए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यानी ए से बी की दिशा में और बी से सी की दिशा में हमें इन दोनों का योग निकालना हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना दें, ठीक है, ये ए बी सी हो, ए से बी की ओर डायरेक्शन हो, उसके बाद बी से सी हो, उस पर डायरेक्शन आप देख सकते हो, बी से सी की ओर डायरेक्शन। तो इसका और इसका जो योग होगा वो ए सी वेक्टर के बराबर होगा। सबसे पहला महत्वपूर्ण सूत्र, यानी ये होगा इसका योग ए से सी की ओर। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? बी बी यहाँ पर मिल रहा है ना, इसलिए इसको छोड़ करके यहाँ पर ए सी ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण सूत्र ये, ठीक है। दो सदिशों ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का जो योग होता है वो ए सी वेक्टर होता है। दूसरा सूत्र ये है कि अगर हमें मान लीजिए ए बी वेक्टर का मान निकालना हो, तो ए बी वेक्टर का मान होता है, देखिए, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। देखिए, इसको मैंने ऐसे लिखा है मैथमेटिकली रूप से। अब इसको हिंदी में समझा देते हैं। ए बी वेक्टर का मान निकालना है तो हमें वेक्टर बी का स्थित सदिश को ओ बी वेक्टर से लिखा जाएगा, ठीक है। अगर बी का स्थित सदिश लिखेंगे तो ओ बी वेक्टर, ए का स्थित सदिश लिखेंगे तो ओ ए वेक्टर। तो जैसे हमें ए बी वेक्टर का मान निकालना है तो हमें जो बी वेक्टर है इसका स्थित सदिश पता होना चाहिए, जो ए वेक्टर इसका स्थित सदिश पता होना चाहिए। तो हम बी वेक्टर सदिश से हम क्या करेंगे, स्थित सदिश से क्या करेंगे, जो ए सदिश है इसका स्थित सदिश जो है घटा देंगे, तो ए बी वेक्टर की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। यह दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है इस क्लास का। तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, जैसे आपको दो बिंदु ए तथा बी के स्थित सदिश, मान लीजिए एक बिंदु ए है, इसका स्थित सदिश वेक्टर ए दे दिया जाए। लिख नहीं रहा है लेकिन समझा पूरी चीज रहे। एक आपका मान लीजिए बिंदु ए है, ठीक है, जिसका स्थित सदिश वेक्टर ए है, और एक बिंदु बी है जिसका स्थित सदिश वेक्टर बी है। समझते रहिएगा, वेक्टर बी है। और बिंदु पी रेखाखंड, जैसे ये आपका रेखाखंड है ए और बी, और एक कोई बिंदु पी है, जो बिंदु पी है इस रेखाखंड को m अनुपात n, किसमें भाई, m अनुपात n में विभाजित करे, तो हमें अगर बिंदु P का क्या निकालना हो, स्थित सदिश निकालना हो, बिंदु P का स्थित सदिश, तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा। एक बार अगेन समझा देते हैं। स्थित सदिश, बिंदु P का जो स्थित सदिश है वो किस सूत्र से निकाला जाएगा, बिंदु P का जो स्थित सदिश हो जाएगा वो n a वेक्टर प्लस m b वेक्टर अपान में कितना हो जाएगा, m प्लस n, जहाँ m और n क्या है, अनुपात है भाई। ये सूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दो बिंदु दे दिए जाए, बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए का स्थित सदिश वेक्टर ए हो, बिंदु बी का स्थित सदिश आपका वेक्टर बी हो, ठीक है, और इस रेखाखंड को एक बिंदु पी जो है वो m अनुपात n में विभाजित करे, तो अगर हमें बिंदु पी का स्थित सदिश निकालना हो तो हम सूत्र लगाएंगे n a वेक्टर प्लस m b वेक्टर अपान में m प्लस n, ठीक है ना। यह सूत्र आप सभी को याद रहेगा, 100% याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी बात जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। चलिए अब बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले सूत्र, क्वेश्चन नहीं, अगले सूत्र। अगला सूत्र होगा हमारा 4 नंबर सूत्र। 4 नंबर सूत्र ये कहता है कि भाई, 4 नंबर सूत्र ये कहता है कि जैसे एक ए बी रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड का हमें क्या करना है, मध्य बिंदु का स्थित सदिश निकालना है। जैसे अभी यहाँ पर बिंदु पी का स्थित सदिश निकाला गया, तब जैसे ए बी रेखाखंड था ए और बी, ए का स्थित सदिश वेक्टर ए होता था, बी का स्थित सदिश वेक्टर बी होता था। एक बिंदु पी जो है इस रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करता था, तो आप क्या करते थे, बिंदु पी का स्थित सदिश निकालते थे इस सूत्र से n a वेक्टर प्लस m b वेक्टर अपान में m प्लस n। लेकिन जैसे आपको रेखाखंड का अनुपात न दिया जाए, m और n अनुपात न दिया जाए, आपसे बोला जाए कि जो बिंदु p है वो इस रेखाखंड का क्या है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का जो स्थित सदिश है ए बी के मध्य बिंदु का स्थित सदिश, मध्य बिंदु का स्थित सदिश
मध्य बिंदु का जो स्थित सदिश का सूत्र होता है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2 होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान में 2, जहाँ वेक्टर ए क्या है, बिंदु ए का स्थित सदिश, वेक्टर बी क्या है, बिंदु बी का स्थित सदिश। क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं क्लियर हुई? चलिए भाई, इस सूत्र को भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला सूत्र है सूत्र नंबर 5। सूत्र नंबर 5 क्या है कि जैसा मान लीजिए आपका एक बिंदु P दे दिया जाए, ठीक है, जिसके जो है निर्देशांक a, b मान लीजिए हों, ठीक है, तो हमें क्या निकालना हो, उस जो बिंदु P है उसके अगर हमें स्थित सदिश निकालना है, स्थित सदिश निकालना है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु हमें P दे दिया जाए, ठीक है, और उसके निर्देशांक मान लीजिए a, b दे दिए जाए, तो अगर हमें बिंदु P का स्थित सदिश का मतलब OP वेक्टर की वैल्यू निकालना है, तो जो बिंदु A है इसके साथ i कैप ले लेंगे, ठीक है, प्लस दूसरा जो बिंदु है उसके साथ j कैप ले लेंगे, ठीक। अगर तीसरा बिंदु होता तो k कैप ले लेते। जैसे मान लीजिए यह a, b, c दिया होता तो यहाँ पर लिखते हैं c k कैप। i j k क्या है वो भी मैं भी आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए, बिंदु P का अगर निर्देशांक a, b, c है, या a, b है तो सीन एक की नहीं लेते हम, तो a, b, c है, तो जो बिंदु P का स्थित सदिश होगा, स्थित सदिश को हमने कहा o लगा के लिखते हैं। OP वेक्टर की वैल्यू निकालना, OP वेक्टर को हिंदी में बोलेंगे स्थित सदिश। उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप के। ये चीज़ आप सभी को याद रखनी है। और जैसे मान लीजिए इसका हमें क्या निकालना हो, मापांक निकालना हो, तो मापांक के लिए अंडर रूट लगाते हैं, जो i का गुणांक होता है उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस जो j का गुणांक होता है उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस जो k का गुणांक होता है उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। किसी भी स्थित सदिश का मापांक निकालने के लिए अंडर रूट लगाते हैं, i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। ये चीज़ आप सभी को याद रहेगी, 100% याद रहेगी, ठीक है। अब एकांक सदिश हम कैसे निकालते हैं, ये भी सूत्र यहाँ पर जान लेते हैं। किसी भी दिए गए सदिश का एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, एकांक सदिश का भैया फार्मूला होता है, आप सभी लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। एकांक सदिश का क्या फार्मूला होता है, जो सदिश दिया होता है उस सदिश को लिखते हैं और बटे में सदिश का मापांक लिखते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, कोई बिंदु दिया गया है तो उस बिंदु के हम क्या करें, उस बिंदु का हम स्थित सदिश निकाल सकते हैं। स्थित सदिश निकालने के बाद उसका मापांक भी निकाल सकते हैं। तो जो स्थित सदिश होगा वो ऊपर लिख देंगे और उसका जो मापांक आएगा वो बटे में लिख देंगे, तो वो उस सदिश का एकांक सदिश कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर एकांक सदिश का सूत्र आप सभी को पता हो गया, आप इसको भी याद रखिए और इसी वक्त याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए इस क्लास के बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर, ठीक है, अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। इसको यहाँ पर रफ करें, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। ये सूत्र नंबर 6 था, अब बढ़ते हैं सूत्र नंबर 7 की ओर, है ना। हमारा अगला जो फार्मूला होगा फार्मूला नंबर 7। सभी फार्मूले बता देंगे तो सवाल सॉल्व कराएंगे तो आपको आसान लगेगा। पूरा चैप्टर देखिए हम पढ़ा नहीं पाए तो हम सोचते हैं कि आप सभी लोगों को एक एक बात अच्छी तरीके से बता दें, ठीक है। जो ये आपकी मैराथन क्लास है इसमें सब समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए 3 बिंदु a, b, c जिनके स्थित सदिश आपको पता हूँ। अगर एक बिंदु a है, b है, c है, स्थित सदिश OA, OB, OC होंगे, स्थित सदिश ज्ञात है और समरेख कब होंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, पूरी बात लिखे दे रहे हैं। 3 बिंदु a, b तथा c जिनके स्थित सदिश ज्ञात हूं, ठीक, स्थित सदिश ज्ञात हूं तो समरेख होंगे। कब होंगे, कौन सी स्थिति होती है, समरेख होंगे। समरेख होने की स्थिति होती है यदि AC वेक्टर की वैल्यू जो होती है वो m और n2 में AB वेक्टर, जहां m क्या है, m कोई अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब समझते हो, जिसमें केवल परिमाण होता है, ठीक है। m कोई एक अदिश राशि है। अगर 3 बिंदु समरेख कब होंगे, a, b, c समरेख कब होंगे, जब AC वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, OC का स्थित सदिश माइनस OA का स्थित सदिश ऐसे निकालोगे। AB वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालोगे, OB का मतलब B बिंदु का स्थित सदिश यानी OB वेक्टर माइनस A बिंदु का स्थित सदिश यानी OA वेक्टर। इस तरीके से आपको इस सूत्र में लिख देना, ये कंडीशन फॉलो होगी तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे भाई, समरेख होंगे। आज की क्लास का फार्मूला नंबर 8, सारे फार्मूले से रूबरू कराएंगे आपको। यहाँ पर 3 सदिश दिए जाएं, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, ये समतलीय होंगे। समतलीय होने की कंडीशन क्या होती है ये भी लिख देते हैं यहाँ पर। 3 सदिश कौन कौन से,
मान लीजिए 3 सदिश वेक्टर ए कामा वेक्टर बी, ठीक है, कामा वेक्टर सी एक समतली होंगे, एक समतली होंगे। ये कंडीशन आपको याद रखना, समतली होंगे, समतली होंगे यदि, समतली कब होंगे, यदि वेक्टर ए की जो वैल्यू हो वो किसके बराबर हो, लैम्डा वेक्टर बी प्लस म्यू वेक्टर सी। अब यहाँ पर देखिए लैम्डा और म्यू दो चीज़ें आई हैं। ये जो लैम्डा, जैसे यहाँ पर एम आपकी कोई एक अदिश राशि थी, वैसे लैम्डा जहाँ लिख देना, लैम्डा व म्यू क्या है, अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है भाई, अदिश राशियाँ हैं। क्लियर हुई इतनी बात। आज की क्लास का फार्मूला नंबर 9, फार्मूला नंबर ये 9 क्या कहता है, जैसे मान लीजिए दो सदिश हैं, एक वेक्टर ए, अब लिखेंगे ज़्यादा नहीं, एक वेक्टर बी, दो सदिश हैं, इनके बीच का कोण, के बीच का कोण दे दिया जाए, के बीच का कोण, बीच का कोण, बीच का कोण थीटा हो, क्या हो भाई, थीटा हो। दो सदिश दे दिए जाए वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का कोण अगर थीटा हो, ठीक है, तो इनका जो अदिश गुणन, देखिए अदिश गुणन का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट और सदिश गुणन का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हमें इन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो होता है माड वेक्टर ए, माड का मतलब मापांक, अभी जो मैंने बताया था, माड वेक्टर बी, और इनटू में आपका होता है कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का कोण होता है। ठीक है, याद रहेगा। इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये नहीं, ए का मतलब जो है यहाँ पर ए का मापांक, बी का मतलब बी का मापांक। अब ये इसको कैसे लिखा गया, देखिए किसी भी सदिश का जो मापांक होता है उसके सदिश के बराबर होता है, मतलब उसके सदिश के मान के बराबर होता है, उस वेक्टर के मान के बराबर होता है। किसी भी दिए गए सदिश का जो मापांक होता है वो उसके सदिश के मान के बराबर होता है। ये इसी वजह से माड वेक्टर ए जो लिखा था इसको ए लिख दिया गया, माड वेक्टर बी जो था उसको जो है बी लिख दिया गया। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये चीज़ याद रखना, काम आएगी अभी सवालों में। चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले सूत्र, सूत्र नंबर 10 की ओर। अगर सूत्र याद कर लेना तो इस चैप्टर से आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाओगे। सूत्र नंबर आपका ये कौन सा होगा भाई, 10 होगा। वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का प्रक्षेप। देखिए वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का प्रक्षेप, और एक और होता है सूत्र, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ए की दिशा में बी का प्रक्षेप और बी की दिशा में, वेक्टर बी की दिशा में वेक्टर ए का क्या भाई, प्रक्षेप। दोनों के सूत्र आपको याद रखना है। देखिए अगर वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का प्रक्षेप निकालना होगा तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में वेक्टर ए, ये आप लिखोगे। आप चाहो तो इसको मापांक भी लिख सकते हो, मैंने कहा भी किसी भी सदिश का मापांक जो होता है उसके सदिश के बराबर होता है। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखो और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपान में वेक्टर ए, ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना याद रखना कि इसका मापांक नीचे लिखना रहेगा, ये नहीं कि पूरा सदिश ही उतार दो। अगर वेक्टर बी की दिशा में वेक्टर ए का आपको प्रक्षेप निकालना हो तो अब वेक्टर बी की दिशा में निकालना तो वेक्टर बी नीचे हो जाएगा, वेक्टर ए की दिशा में निकालना है तो वेक्टर ए नीचे हो जाएगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में वेक्टर बी का मापांक, या इसको लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में वेक्टर बी, आप ऐसे इसको लिख सकते हो। चलिए बताइए ये सूत्र समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको अब रब करते हैं, अपने इस क्लास के अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा सूत्र नंबर 10 था। काफ़ी सूत्र हैं, जब सूत्र याद कर लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये सारे महत्वपूर्ण सूत्र ही मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी फालतू सूत्र नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए सूत्रों का आना बहुत जरूरी है। जब सूत्र चैप्टर के आ जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए ये हमारा हो जाएगा 11 नंबर सूत्र। देखिए आपके जो सदिश होते हैं आई जे के, इनको बोला जाता है एकांक सदिश। तो एकांक सदिशों आई कामा जे कैप लगा देना, व के कैप, ठीक है, के जो अदिश गुणन का मान होता है, और अभी मैं सदिश गुणन का मान भी बताऊंगा। अदिश गुणन का मतलब होता है भैया डॉट प्रोडक्ट, मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अगर हम आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू निकालते हैं तो 1 हो जाती है, जे डॉट कैप जे डॉट की वैल्यू निकालते हैं तो 1 हो जाती है, के डॉट के कैप की वैल्यू निकालते हैं तो 1 हो जाती है। किसी भी एकांक सदिश का स्वयं उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराने पर उसका मान 1 के बराबर होता है।
ये आपको प्रगुण पता होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को जो सदिश, एकक सदिश हैं, एकांक सदिश आई जे के, इनका सदिश गुणन का भी रूल बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पर ये जान लीजिए, आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर हम कहीं पर आई कैप का गुणा कहीं पर जे यानी अन्य किसी सदिश से करा देते हैं, वैसे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। आई का के साथ अगर हम करा दें, ठीक है, तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट है। या हम जे कैप का के कैप से करा दें तब भी इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब किसी भी एकांक सदिश का अगर स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तभी उसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर होगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के सूत्र नंबर 12 की ओर। सूत्र नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, दो सदिश हैं, जैसे मान लीजिए दो सदिश दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, उनके बीच का कोण अगर थीटा है, तो अगर हमें क्या निकालना हो, थीटा का मान निकालना हो, तो वही वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा से, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में, मतलब कहने का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैंने अभी बताया ए बी कॉस थीटा। अगर हमें थीटा का मान निकालना होगा तो कॉस थीटा बराबर हम लगाएंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में ए बी। बस इतना याद रखना कि यहाँ पर ए और बी जो है इनके मापांक आपको लिखना है। थीटा का मान निकालना है तो थीटा बराबर लिखेंगे कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में ए बी, यानी ए और बी का मापांक। ठीक है, तो ये वही सूत्र है। ठीक है, इसका दोबारा जो है हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले सूत्र, सूत्र नंबर 12 की ओर, है ना। सूत्र नंबर 12, दो जो सदिश है, दो सदिश, ध्यान दीजिएगा, दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी, इस पर आता भी है सवाल। दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये अगर ये मतलब जो है परस्पर लंबवत कब होंगे, वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत होंगे। क्या होंगे भाई, लंबवत होंगे। दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी परस्पर लंबवत कब होंगे, जब इनके डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होगा। देखिए भाई कैसे, मैंने अभी बताया कि दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री रख दिया जाए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी स्थिति को मैंने लिखा कि दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी परस्पर लंबवत कब होंगे, जब उनके डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, इस पर भी आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले सूत्र, सूत्र नंबर 13 की ओर। ये तो बात हो गई, कार बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, लेकिन एक चीज याद रखना, कार जो W बराबर लिखते हैं तो F गुणे S लिखते हैं, बल गुणे विस्थापन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वेक्टर F और वेक्टर S ये दोनों सदिश राशियां, इसलिए वेक्टर वेक्टर लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको आप मत भूलिएगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर अगले सूत्र नंबर 13 की ओर, है ना, क्योंकि कार बराबर बल गुणे विस्थापन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, कक्षा 9 में ही पढ़ा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं सदिश गुणन। सदिश गुणन को क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी का सदिश गुणन, कौन सा गुणन भाई, सदिश गुणन। वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर हम सदिश गुणन निकालेंगे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए दो सदिश हैं, सदिश गुणन कैसे निकालते हैं पहले ये जान लीजिए। देखिए पहले तो नॉर्मल सूत्र याद रखिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू जो होती है माड वेक्टर ए इंटू में माड वेक्टर बी और इंटू में इनकी जया के गुणनफल के बराबर होता है। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं होता क्रॉस प्रोडक्ट में, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इंटू में आप एन कैप लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक है, जहाँ एन कैप क्या होता है, एन कैप ए वेक्टर और वेक्टर बी परस्पर इकाई सदिश है। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी और एन कैप क्या है, इकाई सदिश हैं। अब यहाँ पर इसको आपको पता हो जाएगा कि दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच जया के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जया को साइन थीटा बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं कैसे। डॉट प्रोडक्ट तो आप में ये प्रॉपर्टी मतलब पढ़ी ली है। अब क्रॉस प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए वेक्टर ए बराबर आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, मान लीजिए दे दिया जाए A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ठीक है, और वेक्टर बी बराबर आपको दे दिया जाए A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। और हमसे बोल दिया जाए कि आप निकालिए क्या भाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पर देखिए ऊपर लिखना पड़ेगा आई कैप जे कैप
और k कैप। उसके बाद अब देखिए a का b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वेक्टर a के जो i, j और k जो आपके एकांक सदिश हैं इनके गुणांकों को लिखेंगे a1 b1 c1। यहाँ पर लिखेंगे a1 b1 c1। फिर b के साथ मल्टीप्लाई करो तो b वेक्टर सदिश के जो एकांक सदिश इनके गुणांक a2 b2 c2। यहाँ पर लिखेंगे a2 b2 c2। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आई लेना है, पहले यहाँ पर प्लस माइनस प्लस इस तरीके से चिन्ह लेना है। ठीक है, तो जब a क्रॉस b की वैल्यू निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, आपका हो जाएगा आई। देखिए जब आई लेंगे प्लस के साथ लेंगे तो ये हम जो है कॉलम छोड़ेंगे और जो हमारी ये ऊपर वाली रो है ये छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका बचेगा b1 c1 b2 c2। c2 को गुणा b1 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा b1 c2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर b2 को गुणा c1 से हो जाएगा b2 c1। ठीक है, उसके बाद j लेंगे, j माइनस के साथ लेंगे, j कैप हो गया आपका, यहाँ पर i कैप लिख दीजिएगा। ठीक, अब जब j लेंगे तो हमारा जो कॉलम है ये वाला छूटेगा। ठीक है, ये वाला कॉलम छूटेगा, रो ऊपर वाली ही छूटेगी भाई, साड़िक के नियम से आप सभी लोगों ने जो पढ़ा है साड़िक में। तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छूट जाएगा तो c2 का गुणा a1 से हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 को गुणा c1 से हो जाएगा c1 a2। इसी प्रकार फिर प्लस k लेंगे हम, k कैप, और जब k कैप लेंगे तो हमारा जो कॉलम है वो बदल जाएगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, a1 b2 का गुणा हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे a2 b1 का गुणा हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू फाइंड करेंगे। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। हमारा अगला सूत्र होगा सूत्र नंबर 15, है ना, यानी 15। इसमें देखिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है, उसकी आसन्न भुजाएं आपको वेक्टर a और वेक्टर b दे दी जाए। ठीक है, तो हमें समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम सूत्र लगाएंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कुछ और नहीं होता है कि जो अगर मान लीजिए आपको दो भुजाएं दी गई हैं, आसन्न दो भुजाएं वेक्टर a और वेक्टर b दी गई हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकाल लेना, उसके बाद इसका माड निकाल लेना, पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वही आपका हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? अगला सूत्र, सूत्र नंबर हमारा 16। सूत्र नंबर 16 ये है कि यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो और आसन्न भुजाएं ना पता हूँ, विकर्ण पता हूँ, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 माड d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। यानी जो विकर्ण d1 और d2 के सदिश दिए जाएंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के पश्चात उसका मापांक निकालेंगे, उसके बाद उसका आधा कर देंगे, तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। किस स्थिति में? जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण पता होंगे। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए ठीक, ये विकर्ण है, ये आसन्न भुजाएं हैं। अगला सूत्र नंबर हमारा 17 है कि त्रिभुज ABC का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, त्रिभुज ABC का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम सूत्र लगाएंगे 1/2 माड AB क्रॉस AC का माड। ठीक है, जहाँ पर AB और AC क्या है, त्रिभुज की आसन्न भुजाएं, एक दूसरे से लगी हुई भुजाएं हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सूत्र नंबर हमारा 18 है सदिश वेक्टर A और सदिश वेक्टर A और वेक्टर B के लंबवत अगर हमें क्या निकालना हो, एकक सदिश निकालना हो, यानी इसको बोलते हैं एकांक सदिश, एकांक सदिश निकालना हो, तो सूत्र कौन सा लगेगा, सदिश वेक्टर A और वेक्टर B के लंबवत एकक सदिश निकालने के लिए उसको हम एन कैप से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकाल लेंगे और बाद में नीचे में वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मापांक लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा सदिश A यानी वेक्टर A और वेक्टर B के लंबवत एकक सदिश का मान, यानी एकांक सदिश का मान। अगला सूत्र देख लीजिए भाई, 3 बिंदु दे दिए जाएं, 3 बिंदु जिनके स्थित सदिश वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C हो, 3 बिंदु दे दिए जाएं जिनके स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C हो, तो समरेख होने का जो प्रतिबंध होता है, समरेख होने का प्रतिबंध किसका भाई, समरेख होने का प्रतिबंध। समरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है भाई, अगर 3 बिंदुओं के स्थित सदिश वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C दे दिया जाए तो समरेख होने का प्रतिबंध आपका होता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A बराबर 0। यह समरेख होने का प्रतिबंध होता है जहां वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C जो हैं वो 3 बिंदुओं के स्थित सदिश हैं। क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं हुई क्लियर? चलिए, अगर ये इतने सूत्र आप सभी को पता है, अभी थोड़ा सा और आप लोगों को हम बताएंगे
क्या बताएंगे? देखिए मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। एकांक लंबकोणिक सदिश आई जे के में डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को थोड़ा टेक्निक से बता रहा हूँ। ये आपकी घड़ी की दिशा में ले रहा हूँ, इसको मैं आई कैप लिख रहा हूँ, इसको मैं जे कैप लिख रहा हूँ, इसको मैं के कैप लिख रहा हूँ। क्लियर हुई इतनी बात? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होती है, जे कैप डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, मतलब 1 होती है, के कैप डॉट के, यानी डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं सेम उसी सदिश से तो 1 आता है। लेकिन अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई कैप क्रॉस आई कैप तो 0 हो जाएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप तो 0 हो जाएगा, के कैप डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के कैप तो ये आपका 0 हो जाएगा। आई का जे के साथ मल्टीप्लाई करते थे तब 0 होता था, जे का आई के साथ या जे का के साथ किसी अन्य सदस्य के साथ मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाता था। लेकिन अगर उसी मतलब जो आपका सदिश है उसी के साथ स्वयं हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो वैल्यू 1 हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। आई क्रॉस आई की वैल्यू 0, जे क्रॉस जे की वैल्यू 0, के क्रॉस के की वैल्यू 0। लेकिन अगर हम आई डॉट जे करते हैं, देखिए यहाँ पर आई क्रॉस जे करते हैं, डॉट नहीं करते, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं सदिश गुणन, ठीक है। अगर हम आई का मल्टीप्लाई जे के साथ करते हैं तो हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमें के प्राप्त होगा, तो ये के बराबर हो जाएगा के कैप। अगर हम जे क्रॉस के करते हैं यानी जे कैप क्रॉस के कैप तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे घड़ी की दिशा में तो हमें आई मिल जाएगा। अगर हम के क्रॉस आई निकालते हैं, के कैप क्रॉस आई कैप घड़ी की दिशा में तो हमें जे मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर आई क्रॉस जे निकाला, अब जे क्रॉस आई निकालना पड़ जाए, तथा अगर हमें जे क्रॉस आई निकालना पड़ जाए तो ये आपका देखिए जे क्रॉस आई उल्टा चल रहा है ना, मिलेगा के ही, लेकिन ये माइनस का के कैप हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार जैसे मान लीजिए जे क्रॉस के निकाले थे, अगर हमें के क्रॉस जे निकालना पड़ जाए तो ये आपका माइनस का आई कैप हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? जैसे यहाँ पर के क्रॉस आई निकाला था, अगर आई क्रॉस के निकालना पड़ जाए तो ये आपका हो जाएगा क्या भाई, माइनस का जे कैप। बस ये थोड़ी सी आपकी प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इन गुणधर्मों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, भली बात, ठीक है। अगर आप समझ गए हैं तो चलिए अब हम अपनी क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे अपने इस क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और देखिए ये मैराथन क्लासेस में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस क्लास में बताए जाएंगे। अगर इन सूत्रों को आप सभी लोग समझ गए हो तो उम्मीद है कि जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उनको आप समझ जाओगे, ठीक है। और एग्जाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको इतने सूत्र आना जरूरी है। सदिश चैप्टर तैयार करना है तो ये सूत्र आना ही जरूरी है, इसमें कोई भी आपकी आनाकानी नहीं चलेगी। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा यदि सदिश 5i कैप, चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, 5i कैप माइनस का लैम्डा जे कैप प्लस का 2k कैप, और दूसरा एक सदिश दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बोला जा रहा है कि ये जो दोनों सदिश दिए गए हैं ये दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब हैं, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अगर मैं इस सदिश को वेक्टर ए से डिनोट कर दूं और इस सदिश को वेक्टर बी से डिनोट कर दूं, तो मैंने कहा कि दो सदिश परस्पर लंब क्या होते हैं, लंब होने की कंडीशन होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। यही तो मैंने बताया आपको। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है आपकी 5i कैप माइनस का लैम्डा जे कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं किससे भाई, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप से, और इसको 0 के बराबर दिखा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं, 5 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, और i डॉट i का मल्टीप्लाई कितना आपका हो जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार लैम्डा और 3 माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस लिख लिया, लैम्डा और 3 का मल्टीप्लाई 3 लैम्डा हो जाएगा, जे डॉट जे का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, लिखो या ना लिखो, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, के का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ना, और इक्वल टू 0 आप दिखा दीजिए। आई बात समझ में? तो 10 1 जा 10 हो जाएगा, माइनस का 3 लैम्डा हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। 10 और 8 आपका हो जाएगा 18, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 लैम्डा, ये प्लस का 18 उधर जाएगा, माइनस का 18, 3 6 जा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा।
दो सदिश लंब होते हैं कब? जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लैम्डा का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। दो सदिश दिए गए हैं, ठीक है, और ये दोनों सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंब हैं, तो आपको लैम्डा का मान बताना है कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर छापिए आप सभी लोग, ठीक है। देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। अगला क्वेश्चन होगा इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है आई कैप डॉट, देखिए अच्छे से देखिएगा, फिर जे, फिर क्रॉस के कैप, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस जे कैप डॉट, फिर लिखा हुआ है आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किया गया है आई कैप क्रॉस जे कैप। पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन 2019-2020 में पूछा गया है। चलिए आप सभी को डॉट प्रोडक्ट तो पता ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया, इसको बना लेते हैं दोबारा, जो फिगर बना लेते हैं ऐसे, ठीक। ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया, और ये घड़ी की दिशा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई का डॉट मल्टीप्लाई होगा, आई कैप का डॉट मल्टीप्लाई जे क्रॉस के, जे का के क्रॉस से, जे और के का मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? आई प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा चल रहे हैं ना, विपरीत डायरेक्शन में, तो ये माइनस का जे कैप। चलिए यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं और यहाँ पर जे कैप लिख देते हैं, प्लस के कैप आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? के डॉट के हो जाएगा, इक्वल टू कुछ दिया भाई, इसने केवल मान ही पूछ रहे हैं, तो इसको आप हल कर लीजिए। आई डॉट आई के मल्टीप्लाई 1, जे डॉट जे के मल्टीप्लाई 1, प्लस के डॉट के मल्टीप्लाई 1, -1 + 1 0, और ये आपका बच जाएगा 1 + 0, यानी आपको मिल जाएगा 1, ठीक। इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है इस क्लास का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है ना, समझ में आ जाएगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC की भुजा AC का मध्य बिंदु E है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। ये त्रिभुज ABC हो गया। इन्होंने कहा कि त्रिभुज ABC है ना कि भुजा AC का मध्य बिंदु E है। AC का मध्य बिंदु ये मान लेते हैं E है, ठीक है। AC का मध्य बिंदु E है, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, लिख लेते हैं एक बार, BE वेक्टर इक्वल टू हाफ BA वेक्टर और प्लस में BC वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ आपको भाई सिद्ध करनी है यहाँ पर। अब सिद्ध देखिए कितनी आसानी के साथ मैं करूँगा। यहाँ पर पहले B को हम E से क्या करते हैं, मिला लेते हैं। अब देखिए भाई, ये आपका देखिए BE वेक्टर लिखा है, B से E की दिशा में, तीर इधर को लगा लेते हैं। BA वेक्टर B से A की दिशा में, तीर इधर को लगा लेते हैं। BC वेक्टर B से C की दिशा में, ऐसे तीर लगा लेते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अब जो हमें प्रूफ करना है उसको देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज। देखिए यहाँ पर हमें BA वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, BA वेक्टर की वैल्यू। तो BA वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे त्रिभुज BEA से। त्रिभुज BEA में जो BA वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी, BA वेक्टर की वैल्यू कब मिलेगी, जब BE और EA का योग होगा। BE वेक्टर और प्लस का EA वेक्टर का योग करेंगे तो हमें BA मिल जाएगा। मैंने अभी आपको सूत्र में बताया है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, तथा त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर BC का मान निकाल लेंगे। तो BC वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी BE प्लस का EC, BE वेक्टर और प्लस का EC वेक्टर। E तभी मिलेगा, तभी तो इसका योग BC के बराबर आएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 2 को जोड़ लेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा BA वेक्टर और प्लस का BC वेक्टर। लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा BE कितना हो जाएगा, 2BE वेक्टर, 2BE वेक्टर और प्लस का, देखिए ये लिखा हुआ है EA वेक्टर और प्लस का EC वेक्टर। अब थोड़ा सा आपको गौर करने की यहाँ पर ज़रूरत है।
क्या गौर करने की ज़रूरत है, यहाँ पर देखना है आपको जो ई ए वेक्टर और ई सी वेक्टर है, ई ए वेक्टर और ई सी वेक्टर, चूंकि ई बिंदु था जो था वो इसका मध्य बिंदु था ए सी का, तो ये परिमाण में तो दोनों आपस में बराबर है, यानी दोनों के मान तो बराबर है, लेकिन ई ए वेक्टर की जो डायरेक्शन वो इस तरफ की ओर है और ई सी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ की ओर है। ठीक, तो परिमाण में बराबर और विपरीत होने की वजह से लिखेंगे, चूंकि ई ए वेक्टर व ई सी वेक्टर परिमाण में बराबर व विपरीत है, परिमाण में बराबर व विपरीत है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बी ए वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर बराबर 2BE वेक्टर। हमें BE वेक्टर की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम BE वेक्टर को रोक लेंगे और 2 आ जाएगा इधर बटे में 1/2 BA वेक्टर और प्लस का BC वेक्टर। आपको इस क्वेश्चन में भैया यही चीज़ क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। जो भी चीज़ सिद्ध करना हुआ करे बस आप उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर फोकस करो, उसके पश्चात जो है नियम लगा दो सदिश के, बस आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। बताइए था क्वेश्चन आसान कि नहीं था? क्वेश्चन आसान था। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। इसका हम जो है रफ कर देते हैं भाई। ये हमारी क्लास का था क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है कि सदिशों बी ए वेक्टर है ना, और बी सी वेक्टर और सी डी वेक्टर और डी ए वेक्टर, ये जितने भी आपको सदिश दिए गए हैं इनका आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना। ये एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए इसका योग ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर हम बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पर देखिए अगर हम बी ए वेक्टर को देखें तो हम बी ए वेक्टर को वैसे ही लिखा रहने देंगे, और यहाँ पर बी सी वेक्टर सी डी वेक्टर को देखें सी सी मिल रहा है, यानी इसका योग हो जाएगा बी डी वेक्टर, आप सभी को मैंने अभी बताया है, और प्लस का हम लिख लेंगे डी ए वेक्टर। क्लियर है? आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि जो बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर है इसका मान किसके बराबर होगा, सदिश के नियम से बी डी वेक्टर के बराबर लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए बी ए वेक्टर, ये देखिए बी डी और डी ए, यहाँ पर फिर डी मिल रहा है, तो यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा कि जो वी डी वेक्टर और डी ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, बी और ए वेक्टर, यानी बी ए वेक्टर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी ए वेक्टर। अब देखिए बी ए वेक्टर ये कितना हो जाएगा, 2BA वेक्टर, बस इसका योग 2BA वेक्टर हो जाएगा। 1 नंबर में आ जाता है। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा किसका है भाई, वो भाई समचतुर्भुज का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। ABCDEF एक समचतुर्भुज है जिसमें A पर बल AB AC AD वेक्टर और AE वेक्टर तथा AF वेक्टर कार्य करते हैं। सिद्ध कीजिए उनका परिणामी 3AD है। मतलब आपको परिणामी के मतलब उनका योग ज्ञात करना है। चलिए हम समचतुर्भुज बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, ABCDEF ये आपका समचतुर्भुज बन गया, और A पर परिणामी AB वेक्टर, A को B से मतलब तीर दिखा देंगे, और उसके बाद क्या बोला गया है, AC वेक्टर, तो A को C से मिला देंगे, ये तीर बना देंगे। फिर बोला गया है AD वेक्टर, तो A को D से मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, और बोला गया AE, इसको इससे मिला दिया। ये हमारा समचतुर्भुज तैयार हुआ। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में निकालना है, ये हमारा इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। हमें निकालना है यहाँ पर एक चीज़ का, देखिए यहाँ पर ख्याल रखिएगा, जो आपका AB वेक्टर है, AB और ED, AB वेक्टर और ED वेक्टर, ये आप देख सकते हो। ठीक है, AB और ED वेक्टर, और यहाँ पर जो AF और CD वेक्टर है, AF और CD वेक्टर ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार BC और EF आपस में बराबर होंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको यहाँ पर AB वेक्टर का योग निकालना है, और प्लस AC वेक्टर का योग निकालना है, और प्लस AD वेक्टर का योग निकालना है, और प्लस AE और AF। इसको हम देख कर लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, इसका योग निकालना है। इसका योग निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से अभी मैं समझा दूंगा आपको। यहाँ पर देखिए इसका योग आपको सिद्ध करना 3AD है, तो एक AD पहले से इसमें उपस्थित है,
आपको सिद्ध करना है 3AD के बराबर, 3AD वेक्टर की। तो एक AD है, इन चारों को लेकर के इस तरीके से हल करना हमें कि 2AD मिल जाए और एक AD मिला के 3AD हो जाएगा। तो यहाँ पर आप करोगे क्या, देखिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो AB वेक्टर है वो किसके बराबर है, ED वेक्टर के बराबर। तो इस यहाँ पर लिख देना, चूंकि AB जो वेक्टर है वो किसके बराबर है, ED वेक्टर के बराबर है कि नहीं बराबर है। तो इस AB वेक्टर के स्थान पर लिख सकते हैं ED वेक्टर, किसी को कोई आपत्ति। उसके बाद AC वेक्टर लिखा, उसको वैसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए AE वेक्टर, AE वेक्टर है और उसके बाद आपको फोकस करना है AF वेक्टर पर, इसकी कोई जरूरत नहीं। AF के स्थान पर आप लिख सकते हो CD वेक्टर, तो मैंने लिख दिया प्लस का CD वेक्टर, यहाँ पर लिख देना। तथा जो AF वेक्टर है इसके समांतर ये वाली भुजा जो आपस में होंगी CD वेक्टर, ये बराबर होंगी। देखिए ये ऐसे तीर जाएगी, ये ऐसे जाएगी, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, ऐसे जाके ऐसे मिल जाएगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, तभी तो इस बिंदु पर आके मिलेगा। यहाँ पर देखिए, और ये AF इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए AF वेक्टर जो है, AF कहाँ भाई, AF, ये हो गया CD बराबर, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि AD वेक्टर भाई कहीं चला गया क्या, AD वेक्टर मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर AD वेक्टर नहीं लिखा है, मैंने गलती से छोड़ दिया, इसको लिख देते हैं AD वेक्टर। देखिए AB के स्थान पर AD लिख दिया, AC वैसे उतार लिया, AD नहीं लिखा था उसको लिख लिया, AE वेक्टर था और AF वेक्टर जो है CD वेक्टर के बराबर है। क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं क्लियर हुई। अब हम इसको और इसको जोड़ेंगे, देखिए इसमें AC वेक्टर और CD वेक्टर CC मिल रहा है ना, तो इसका योग कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो देखिए ये ED वेक्टर हो गया प्लस का AC और CD का योग कितना हो जाएगा, AD वेक्टर हो जाएगा प्लस AE वेक्टर हो जाएगा और प्लस का AD वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, AD वेक्टर मिला के 2AD वेक्टर हो गया और ये AE वेक्टर हो गया और इसको बाद में लिख लेते हैं ED वेक्टर। क्लियर हुई इतनी बात। अब ये हो जाएगा 2AD वेक्टर, AE और ED का योग, AE और ED का योग हो जाएगा AD, यानी AD हो गया, हमने लिख दिया AD वेक्टर। AD वेक्टर 2AD वेक्टर कितना हो जाएगा, 3AD वेक्टर। राइट हैंड साइड में आपको यही चीज़ क्या करनी थी भाई, प्रूफ करनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मैंने आप सभी लोगों को सॉल्व करा दिया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए टाइम क्लॉस नहीं करते हैं, अपनी क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए पूरे क्वेश्चनों को आप हल कर लीजिए कि बस आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि दर्शाइए, एक बिंदु दिया गया है 2i कैप कामा, दूसरा बिंदु दिया गया है, इसको हम चलिए अभी डिनोट कर लेंगे, और दूसरा बिंदु दिया गया है i कैप माइनस का 4j कैप, और तीसरा बिंदु दिया गया है माइनस का i कैप और प्लस का 4j कैप। गलत नहीं नोट कीजिएगा, बस एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर ये मैं मान लेता हूँ कि जो ये सदिश दिए गए हैं ये किसी त्रिभुज के स्थित सदिश दिए गए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज की भुजाएं निकालना पड़ेगी। समद्विबाहु का मतलब होता है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होना। तो दो भुजाओं के हमको परिमाण निकालना पड़ेगा। अगर दो भुजाओं के परिमाण आपस में सेम आ रहे हैं, निकालेंगे तीनों भुजाओं के परिमाण। अगर दो भुजाओं के परिमाण आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, लेकिन पहले भुजाएं कैसे निकालेंगे। अगर मैं मान लूँ कि ये जो ये जो आपका सदिश दिया गया है, ये बिंदु ए का स्थित सदिश है OA वेक्टर, इसको 2i कैप प्रदर्शित कर लें। ये OB वेक्टर है आपका माइनस का i कैप माइनस का 4j कैप, और ये OC वेक्टर है माइनस का i प्लस का 4j कैप। कैप जरूर लगा लीजिएगा। इस तरीके से हम OA OB और OC वेक्टर यानी बिंदु A बिंदु B बिंदु C से ही तो त्रिभुज बनता है, उसके स्थित सदिश अगर मैं मान लेता हूं तो हमें निकालना पड़ेगा पहले AB वेक्टर, यानी AB भुजा का मान निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा था AB वेक्टर का मान निकालने के लिए हमके बिंदु B का स्थित सदिश पता होना चाहिए माइनस बिंदु A का स्थित सदिश। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं OB की वैल्यू कितनी है, माइनस का i कैप माइनस का 4j कैप। फिर माइनस लगाएंगे OA की वैल्यू कितनी है 2i कैप। क्लियर हुई इतनी बात। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर किसकी वैल्यू भाई, देखिए ये हमको वैल्यू मिल गई, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का i माइनस का 2i माइनस का 3i कैप और माइनस का 4j कैप। ठीक है ना। अब हम दूसरी भुजा निकालेंगे, इसी क्रम में कौन सी भुजा निकालेंगे, BC वेक्टर।
किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, BC वेक्टर की वैल्यू। तो BC वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए हम OC वेक्टर माइनस का OB वेक्टर करेंगे, सभी को मैंने अभी बताया सूत्र में। OC वेक्टर की वैल्यू है माइनस का I प्लस का 4J, ठीक है ना। और OB वेक्टर की वैल्यू कितनी है, माइनस पहले से है, माइनस यहाँ सूत्र वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, I कैप प्लस का 4J कैप, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आगे देखिए सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस का I प्लस का 0, 4J आपका हो जाएगा 8J कैप। इस तरीके से हमने BC वेक्टर की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर निकालेंगे आगे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, CA वेक्टर की। तो CA वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OA वेक्टर माइनस का OC वेक्टर, ठीक है। OA वेक्टर की वैल्यू कितनी है, OA वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई 2I कैप माइनस OC वेक्टर की वैल्यू ये प्लस का I कैप हो जाएगा, क्योंकि माइनस लेते लगाएंगे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये 4J कैप हो जाएगा। इसको हल करेंगे 2I कितना हो जाएगा 3I कैप और माइनस का 4J कैप। क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं क्लियर हुई। अब क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर निकालेंगे परिमाण। क्या निकालेंगे भाई, यहाँ पर हम निकालेंगे परिमाण। चलिए फिर निकाल लेते हैं, किसका परिमाण निकालेंगे, इन तीनों भुजाओं का परिमाण निकालेंगे। परिमाण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मापांक निकालेंगे। मापांक आप सभी को पता है कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, तथा AB वेक्टर का मापांक। मापांक निकालने के लिए अंडर रूट लगाते हैं, I के गुणांक का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस J के गुणांक का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। के हाई नहीं तो K के गुणांक का 0 मान लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये अंडर रूट 25 आ जाएगा। अंडर रूट 25 का मान होता है 5, ठीक है ना। अब चलिए इसी तरीके से हम आगे निकाल लेते हैं, किसका भाई, जो दूसरी भुजा है आपकी BC वेक्टर। BC वेक्टर का मापांक निकालेंगे तो अंडर रूट, देखिए यहाँ पर 8J है तो केवल J के गुणांक का स्क्वायर करेंगे, यानी ये आपका हो जाएगा 64, और 64 का अंडर रूट कितना होता है भाई, 8 होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी तीसरी भुजा है CA वेक्टर, इसका मापांक निकालेंगे। इसका मापांक निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई कितना आपका हो जाएगा CA वेक्टर। यहाँ पर देख सकते हो I के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और J के गुणांक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये अंडर रूट 25 आ जाएगा, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। आप देख सकते हो कि जो AB भुजा है और CA भुजा है, इसका जो मापांक है वो आपस में क्या है, बराबर है। इस वजह से हम कहेंगे कि किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये आपके बिंदु थे, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु, ठीक है, ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। लिख सकते हो, अतः त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, दो भुजाएं जिसके बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये चीज आपकी सिद्ध हो चुकी है। बताइए भाई क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आज के सभी आपको, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन। और बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या कहता है, 9 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इस क्लास में लेने वाले हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कहता है भाई, सदिश 2I कैप प्लस माइनस का J कैप और प्लस का 2K कैप के अनुदिश इकाई सदिश निकालना है, ठीक है। इकाई सदिश को ही हम एकांक सदिश बोलते हैं, ठीक। तो इकाई सदिश का सूत्र क्या होता है, जैसे अगर हम इसको वेक्टर A के बराबर मान लें तो इकाई सदिश का मतलब उस सदिश का मान लिखना और बटे में उस सदिश का हमें मापांक लिखना है। अभी मैंने बताया एकांक सदिश का सूत्र बताया था, बस इसी सूत्र को लगा दीजिएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इकाई सदिश एक वेक्टर A यहाँ पर मान लेना, पहले माना वेक्टर A बराबर ये सदिश, तो इस सदिश का मान रख देते 2I कैप माइनस का J कैप प्लस 2K कैप और बटे में इसका मापांक निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर I के गुणांक का स्क्वायर J के गुणांक का स्क्वायर प्लस K के गुणांक का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2I कैप, और उसके बाद ये आपका हो जाएगा माइनस का J कैप प्लस का 2K कैप और बटे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 2I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप और बटे में 4 4 8 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है भाई 3 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, इकाई सदिश या एकांक सदिश। बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं।
आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। जो ये मैंने क्वेश्चन बताया है 2016 और 2018 में पूछा गया है। ठीक है, मैराथन क्लास कर लेने से आपके आंसर पेपर के जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के वो सारे हो जाते हैं। मैं कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ। अलग से आंसर पेपर हल करने की क्या जरूरत है, जब सारे क्वेश्चन यहीं इसी क्लास में करा दिए जाएँ तो आंसर में अलग अलग करने से क्या मतलब है। ठीक है, पूरे चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए बस। तो HW जो दिया है इसको आप हल कीजिए। बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है 2i कैफ, इसमें बोला गया है बराबर 0, तो लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 27k कैप, है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है i कैप प्लस का लैम्डा j कैप प्लस का म्यू k कैप बराबर 0 दिया गया है। तो लैम्डा और म्यू का मान बताना है आप सभी को। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 में ही पूछा गया है। अब देख सकते हो यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे। पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना भाई, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे, देखिए इसे पहले लिखेंगे आई कैप, फिर लिखेंगे जे कैप, फिर लिखेंगे के कैप। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसके गुणांक लिखेंगे 2, 6, 27, ये बराबर 0 दिखा दिए। फिर इसके आई के गुणांक का स्क्वायर 1, जे का गुणांक लैम्डा और के का गुणांक म्यू। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो आई कैप लिखते हैं पहले, प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट चिन्ह है ना। फिर म्यू का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 म्यू, फिर माइनस लगाएंगे, लैम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 से, फिर माइनस जे कैप लेंगे और जे कैप लेंगे तो ये कॉलम छूटेगा, म्यू का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 2 म्यू माइनस 27 बन जाए 27, प्लस के कैप ले लेंगे, के कैप लेंगे तो ये वाला कॉलम छूटेगा, लैम्डा का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 6 बन जा 6 और इक्वल टू 0 दिखा देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, उधर 0 है, अगर उधर 0 के स्थान पर हम लिख लें, ऐसा लिख लें 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हल नहीं कर रहे हो। ठीक, अब जब ऐसा लिखोगे तो तुलना करोगे तो आई कैप का गुणांक यहाँ 0 है और यहाँ पर गुणांक कितना है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसका गुणांक इसके आई के गुणांक के बराबर दिखा देंगे। यहाँ पर जो जे का गुणांक है वो आपका कितना है भाई, माइनस का 2 म्यू माइनस को 27 और यहाँ पर जे का गुणांक कितना है 0 है। तो यहाँ से अगर आप देखिए माइनस उधर ले जाओगे, 2 म्यू बराबर आप 27 उधर ले जाओगे तो प्लस का 27 हो जाएगा, म्यू बराबर 27/2 आ जाएगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार जो के का गुणांक है यहाँ पर 2 लैम्डा माइनस 6 है और यहाँ पर के का गुणांक कितना 0 है, तो 2 लैम्डा इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा, माइनस 6 उधर जाएगा प्लस का 6, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, 2 3 जा 6 होता है। इस तरीके से आप म्यू और किसकी वैल्यू निकाल लिए, लैम्डा की वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में करना क्या था भाई, म्यू का मान निकालना था और किसका मान निकालना था, लैम्डा का मान निकालना था। तो दोनों मान मैंने निकाल दिए। ठीक है, अब गलती नहीं करना कि इसको 0 दिखाने के बाद आप इधर दोनों दो चर पड़ जाएंगे तो हम नहीं निकाल पाओगे। तुलना करना पड़ेगा, आई जे के गुणांकों की तुलना करना पड़ेगा और गुणांकों को आपस में बराबर दिखाने के बाद आई जे और जिसका भी मान निकालने के लिए, चाहे म्यू का चाहे लैम्डा का, आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये इस क्लास का था क्वेश्चन नंबर 8 और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में मैंने बताया है कि पूछा गया है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए टाइम को लॉस नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि सदिशों वेक्टर ए बराबर, देखिए वेक्टर ए बराबर 9 नंबर क्वेश्चन है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप और वेक्टर बी बराबर क्या दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये दिया गया है कि योगफल एवं अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। ठीक है, योगफल और अंतर के अनुदिश निकालना है। तो सबसे पहले इनका योगफल निकाल लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, 2i कैप कितना हो जाएगा 4i कैप, 2j कैप ये आपका हो जाएगा 3j कैप
-5k और प्लस का 3, ये माइनस का 2k कैप हो जाएगा। अंतर निकालेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान। तो वेक्टर ए की वैल्यू है भाई 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस का 5k कैप। इससे माइनस करना वेक्टर बी की वैल्यू है 2i कैप, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का j कैप माइनस का 3k कैप। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, 2i से 2i जाएगा 0 हो जाएगा, 2j से एक j जाएगा तो ये j कैप हो जाएगा, माइनस 5k से माइनस का 3k, देखिए माइनस का 5k माइनस का 3k माइनस का भैया 8k कैप हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको यहाँ पर ज्ञात करना था योगफल के अनुदिश सदिश। ठीक है, अब पहले यहाँ पर देखिए इसका मान भी निकाल लीजिए, योगफल के अनुदिश में इसका मान भी निकाल लीजिए क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस सी माइनस 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, सबका स्क्वायर कर लिया। अब ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 29। इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे भाई, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान निकाल लेंगे। तो अंडर रूट आई का गुणांक है नहीं, आई है ही नहीं तो आई का गुणांक नहीं, जे का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर 1, के का गुणांक का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंडर रूट भाई 65। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या निकालना था, आपको यहाँ पर निकालना था योगफल के अनुदिश। तो योगफल के अनुदिश क्या निकालना था इस प्रश्न में, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। देखिए मात्रक सदिश का मतलब होता है एकांक सदिश। ठीक है, मात्रक सदिश बोले या एकांक सदिश बोले, तो मात्रक सदिश पहले क्या करेंगे, उस सदिश की वैल्यू रखेंगे। सदिश की वैल्यू कितनी है आपकी 4i कैप प्लस कितना है आपका 3j कैप माइनस का 2k कैप अपान में अंडर रूट कितना आया है इसके माड का मान आया अंडर रूट 29। इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हमको निकालना है इसके बाद अंतर के अनुदिश। तो अंतर के अनुदिश निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर अंतर कितना आया है j कैप माइनस का 8k कैप और बटे में इसके माड की वैल्यू कितनी है भाई, माड की वैल्यू है अंडर रूट 65। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, जो दो हमें सदिश दिए थे वेक्टर ए वेक्टर बी, इनका योगफल के अनुदिश एकांक सदिश, सदिश का मान बटे उसका परिमाण होता है। उसके बाद अंतर के अनुदिश मैंने क्या निकाल लिया, इसका मात्रक सदिश निकाल लिया। प्रश्न उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 था। बढ़ते हैं अपने इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है। देखिए पहले 10 को लेने से पहले एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आपसे पूछता हूँ। 2009-2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। बोला गया है कि यदि ऐसे ही आपसे होमवर्क पूछ रहा हूँ कि P का स्थिर सदिश दिया गया है, नहीं OP वेक्टर दिया गया है आपको I प्लस J कैप, ठीक कैप जरूर लगा दीजिएगा। और Q का स्थिर सदिश मतलब OQ बराबर दिया गया है, OQ वेक्टर बराबर 4J कैप माइनस का 5K कैप दिया गया है। आपको यहाँ पर निकालना है PQ वेक्टर का मान। तो इसका मान आप सभी लोग निकाल सकते हो। कौन सा सूत्र लगाओगे भाई, OQ वेक्टर माइनस का OP वेक्टर, अभी मैंने आपको बताया। तो आप क्या करोगे भाई, PQ वेक्टर का मान निकाल लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2i माइनस का j प्लस का k और i माइनस 3j माइनस 5 के तक 3i माइनस 4j माइनस 4 के समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। पहले सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। फिर आपको क्या करना, समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का पालन होना चाहिए। त्रिभुज के शेष दो कोण भी तुम्हें ज्ञात करने हैं भाई। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो वेक्टर ए दिया गया उसको लिख लेंगे। मान लेते हैं कि स्थिर सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो वेक्टर ए बराबर मैं मान लेता हूँ 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप दिया है। और वेक्टर बी बराबर दूसरा मान लेते हैं सदिश कौन सा दिया है, i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। और तीसरा सदिश वेक्टर सी बराबर आपको दिया गया है 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप। ठीक है, सबसे पहले इनका मान हम निकालेंगे तीनों का। वेक्टर ए का मान निकालेंगे तभी तो पता चल पाएगा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो मान निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 1 5 1 6 अंडर रूट 6 आ जाएगा। वेक्टर बी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट आई का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 9 1 10 5 का स्क्वायर कितना 25 35 अंडर रूट 35 हो जाएगा।
वेक्टर सी का मान निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 25 और 16 कितना हो जाएगा 41, अंडर रूट 41। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो इसका स्क्वायर आया है वेक्टर सी के मान का स्क्वायर जो आया है वो वेक्टर बी के मान के स्क्वायर और वेक्टर बी के मान ए के मान के स्क्वायर और वेक्टर बी के मान के स्क्वायर के बराबर है। इन दोनों का जो योग है वो तीसरी भुजा के बराबर है। ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन हो रहा है। यहाँ पर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हमने ये भुजा मानी है इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तभी इन दोनों का योग कड़ के बराबर भैया आ रहा है। लिखेंगे चूंकि वेक्टर या ऐसे लिख लीजिए, इसलिए वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण कितना भैया 90 डिग्री है, इसीलिए इन दोनों का योग क्या है कड़ के बराबर है। आई बात समझ में? तो चलिए त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, समकोण त्रिभुज था तो बी और सी के बीच का एंगल हमें पता चल गया कि 90 डिग्री है। अब हमें यहाँ पर एंगल पता लगाना है किसके बीच का, देखिए ए और बी के बीच का पता चल गया, बी और सी के बीच का निकालेंगे। वेक्टर बी व सी के बीच का एंगल के बीच का कोण आप सभी को पता, मैंने बताया था कोण निकालने के लिए लगाएंगे cos थीटा बराबर वेक्टर बी वेक्टर सी का गुणनफल। तो वेक्टर बी का मान है आपका आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5 कैप, डॉट प्रोडक्ट करते हैं सी से 3i माइनस 4j, 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप, और बटे में क्या लिखते हैं भाई इन दोनों का माड अंडर रूट। इसका माड लिखेंगे 25 और 9 कितना हो जाएगा 25, 9, 34, 1, 35 अंडर रूट 35, और उसके बाद इसका माड लिखेंगे 9, ये 25, 25 और ये 41 आ जाएगा। ठीक है, माड मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप सभी लोग निकाल सकते हो। आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से आपको कितना मिलेगा, आई का गुणा हो जाएगा देखिए 1, 3 हो जाएगा, -3 और -4 का गुणा 4 × प्लस का 12 हो जाएगा, -5 और ये प्लस का 4 × 5 = 20 हो जाएगा, बटे में अंडर रूट 35 और इंटू में अंडर रूट 41 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई आपको क्या करना है भाई जोड़ लेना है, तो चलिए जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो ये कितना मिल जाएगा 20, 12, 32 में 35, 35 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 35 इंटू में अंडर रूट 35, नीचे आपका एक अंडर रूट 35 है और इंटू में अंडर रूट 41 है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 35 बटे 41। कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 35 बटे 41, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस इनवर्स अंडर रूट 35 बटे 41। तो ये जो एंगल हमें प्राप्त हुआ है ये एंगल बी और सी के बीच का प्राप्त हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से इसी प्रकार हम क्या करेंगे वेक्टर सी वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल निकालेंगे, बीच का कोण। बिल्कुल यही आपको करना है, कॉस थीटा बराबर सूत्र लगाना है, सी और ए इसका और इसका गुणा करना है, बटे में इसका माड लिखना है और थीटा की वैल्यू निकाल लेना है इसी प्रकार। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, अब इसको आप सभी लोग बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है, निकाल सकते हो, इसको हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको फिर रब कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आज की क्लास में हमें टोटल 27 प्रश्नों को बताना है। ठीक है, तो आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और ये सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये मत सोचिएगा कि क्लास बड़ी है तो मतलब जो है चलिए अब छोड़ते हैं, छोड़ दोगे तो क्या है अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है, हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है वेक्टर ए बराबर कितना दिया गया है 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, और वेक्टर बी बराबर आपको कितना दिया गया है, वेक्टर बी बराबर आपको दिया गया है माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप और उसके बाद प्लस का k कैप दिया गया है, और वेक्टर सी बराबर आपको दिया गया है क्या दिया गया है 3i कैप और प्लस का j कैप, ये आपको दिया गया है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको ये दिखाना है कि a प्लस का लैम्डा बी वेक्टर जो है वो सी पर लंब है, ये जो है वो वेक्टर सी पर लंब है, इसका मतलब इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया है कि a प्लस लैम्डा बी वेक्टर
जो है वो सी वेक्टर पर क्या है, लंब है। इस पर लंब होने का मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। चलिए फिर वैल्यू निकाल लेते हैं। ए प्लस लैम्डा बी का मान पहले आप निकाल लीजिए। तो ए वेक्टर की वैल्यू है आपकी कितनी, चलिए पहले ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर वेक्टर लगा दीजिएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू है माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। इसको हल कर लेंगे। वेक्टर a प्लस लैम्डा बी वेक्टर बराबर, यहाँ पर देखिएगा इधर पहले गुणा कर लेंगे 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा माइनस का लैम्डा i और प्लस का 2 लैम्डा j और प्लस का लैम्डा k। मतलब अंदर जो है हमने क्या किया है, गुणा करा लिया है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे भाई, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b बराबर, इसमें और इसमें i कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2 माइनस का लैम्डा, इसमें j कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो ये आपका बच जाएगा 2 प्लस का 2 लैम्डा, और इसमें हम प्लस का k कॉमन ले लेंगे। k वेक्टर आप लिख लीजिए, कैप लिख दीजिएगा। k कैप कॉमन लोगे तो ये 3 प्लस का लैम्डा बच जाएगा। आई बात समझ में। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो है लंब है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि वेक्टर a प्लस जो लैम्डा वेक्टर b है वो लंब है वेक्टर c पर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर रखिए i कैप 2 माइनस का लैम्डा प्लस j कैप 2 प्लस का 2 लैम्डा प्लस k कैप 3 प्लस का लैम्डा। डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे इसका, ठीक, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, सी वेक्टर। सी है आपका 3i कैप प्लस का j कैप इक्वल टू 0 दिखा देंगे। अब देखिए i का गुणा मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई लैम्डा से हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा। फिर j डॉट j का मल्टीप्लाई कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक ये है, तो इसका 1 से गुणा करोगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर k है नहीं, k का गुणांक 0 है, 0 का गुणा 3 प्लस लैम्डा से हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर इसको हल किया हमने, तो 6 और 2 हमें मिल गया भैया 8, और माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा मिल गया इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इक्वल टू हमें मिल जाएगा 8। चलिए भाई इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए। गर्मी भाई बहुत है, थोड़ा सा हम मुंह पोंछ लेते हैं। बताइए ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, है ना। इसको यहाँ पर हम, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला जा रहा है कि बिंदुओं 2,-5,1 तथा 1,4,-6 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। मैंने अभी आप सभी लोगों को इसका सूत्र बताया था, ठीक है। पहले यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। एक रेखाखंड ए बी है, ए का बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 2,-5,1, बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया है 1,4,-6, एक बिंदु P से m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक। यहाँ पर अनुपात कितना दिया गया, 2:3। मैंने भी आपको बताया था, सूत्र क्या बताया था कि अगर बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, एक बिंदु बोला मैंने, यहाँ पर बिंदु P मान लिया कि बिंदु P जो है वो AB रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक मैंने भी आपको बताया था। पहले इसका स्थिर सदिश लिख लीजिए। बिंदु A का स्थिर सदिश OA वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस का 5j कैप और प्लस का k कैप हो जाएगा। बिंदु B जो है इसका सदिश लिख लीजिए, OB वेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 6k कैप। अब हमें निकालना क्या है, तब बिंदु P के निर्देशांक निकालना है जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक, अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था, आप लोग याद कीजिए। क्या बताया था मैंने, एन ए वेक्टर प्लस का एम बी वेक्टर अपान में m प्लस n बताया था। जहाँ a वेक्टर क्या था, बिंदु A का स्थिर सदिश था, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे भाई, OA वेक्टर लिख दोगे, और यहाँ पर कितना लिखोगे, OB वेक्टर लिखोगे, ठीक। चलिए अब वैल्यू रख देते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 3, OA वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का k कैप और प्लस m की वैल्यू कितनी है आपकी, 2,
ओ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है आई कैप प्लस का 4j कैप माइनस 6k कैप और बटे में m प्लस n यानी 2 प्लस 3, ये आपका कितना हो जाएगा 6i और ये कितना हो जाएगा 2i यानी टोटल हो जाएगा 8i कैप और तीनों 25 15 माइनस का 15 और 4 दूनी 8, ये आपका माइनस का 7j बच जाएगा और 3k और इधर 6 दूनी 12 माइनस का 12k और प्लस का 3k माइनस का 9k बच जाएगा कैप और बटे में आपका बच जाएगा 5। ठीक है, बटे में आपके क्या बच जाएगा भाई 5 बच जाएगा और यही आपके बिंदु P का क्या हो जाएगा निर्देशांक हो जाएगा। मैंने अभी सूत्र बताया था, बस इसमें सूत्र याद रखने की जरूरत, याद रखना कि जो n वाला अनुपात होगा उसका मल्टीप्लाई स्थित a वाले सदिश से होगा, जो a का स्थित सदिश होगा, और जो पहला वाला निर्देशांक अनुपात होगा उसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले स्थित सदिश से होगा, मतलब गुणनफल जो होगा। ठीक है, याद रखना, बस यही चीज़ आपको याद है। बहुत लोग यहाँ पर m यहाँ लिख देते हैं, n यहाँ लिख देते हैं, बस उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। उनको लगता है उनको सूत्र याद है, लेकिन सूत्र याद नहीं करते हैं भाई तो गलत करेंगे। ये हमारी क्लास का था भाई क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं अपने इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि a के किस मान के लिए सदिश दिया गया है 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप तथा ai कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। ठीक है, ये क्या है आपस में भाई संरेख हैं। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर दो सदिश दिए गए हैं a1i प्लस का b1j प्लस का c1k कैप लगा दीजिएगा, और एक दूसरा सदिश दिया गया है a2i कैप प्लस का b2j कैप प्लस का c2k कैप। ठीक है, अगर बोला जाए कि ये दोनों सदिश संरेख हैं, संरेख कब होंगे जब a1 अपान a2 की वैल्यू b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ये जब कंडीशन होती है तब ये दोनों सदिश क्या होते हैं भाई संरेख माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है a के किस मान के लिए दोनों जो आपके सदिश हैं वो संरेख हैं। a1 की वैल्यू 2 है बटे में a2 की वैल्यू a है बराबर b1 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू 6 है बराबर c1 की वैल्यू 4 है और c2 की वैल्यू -8 है। इसको हल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 अपान a बराबर ये 3 2 जा माइनस का 1/2 और ये भी आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो जब 2/a जो है वो -1/2 के बराबर दिखाओगे, कैंची गुणा करोगे a बराबर -4 आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2014 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि एक बिंदु A दिया गया है माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप, और दिया गया है बिंदु B दिया गया है जिसके निर्देशांक है i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, और एक बिंदु C दिया गया है 7i कैप प्लस का माइनस का k कैप, ये दिया गया है। आपको ये दर्शाने के लिए बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि जो बिंदु A B C हैं ये क्या है भाई, ये आपके संरेख हैं। तो संरेख होने की स्थिति में आपको करना क्या है, ए बी बी सी और सी ए तीनों का मान निकालना है। ठीक है, तीनों का मान निकालना है। और जब ए बी बी सी और सी ए की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये संरेख दिखाने के लिए स्थिति क्या होती है, अगर ए बी प्लस बी सी का जो योग होता है वो ए सी के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि तीनों बिंदु आपस में क्या है संरेख हैं। आप सभी लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े लिखे हो, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये आपका स्थित सदिश है ओ ए वेक्टर का। ठीक है, यानी ओ ए वेक्टर दिया है, ओ बी वेक्टर दिया, ओ सी वेक्टर दिया है। सबसे पहले आप निकालोगे ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर लिखोगे तो ओ बी वेक्टर की वैल्यू है आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप माइनस का ओ बी वेक्टर हो गया। ओ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है माइनस का 2i, तो ये हो जाएगा प्लस का 2i कैप,
और चूंकि बाहर माइनस लगा था ना, अंदर जाएगा, अंदर के चिन्ह बदल देगा, 2j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है, अब देखिए ए बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको, आई 2i कितना हो जाएगा 3i कैप, 2j माइनस का 3j माइनस का j कैप और 3k माइनस 5k माइनस का 2k कैप। इतना कर लेना है। इस प्रकार आपको ए बी वेक्टर की वैल्यू पता चल गई। अब आप क्या करोगे, इसी प्रकार बी सी वेक्टर की वैल्यू निकालोगे तो आप लिखोगे ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर, यही तो लिखोगे, यानी बिंदु सी का स्थित सदिश, बिंदु सी का स्थित सदिश है 7i कैप माइनस का k कैप, माइनस ओ बी की वैल्यू कितनी है i कैप माइनस का 2j, देखिए अंदर जा रहा है, चिन्ह बदल रहे हैं हम डायरेक्ट, माइनस का 3k कैप। तो यहाँ से आपको बी सी वेक्टर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 7i से i जाएगा, 6i बचेगा, k यहाँ पर k है, j नहीं है, तो j वाला वैसे ही उतार लेंगे, 2j कैप और माइनस के माइनस 3k माइनस का 4k कैप हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे निकाल लेंगे कौन सा भाई, ए सी वेक्टर जो हो जाएगा वो ओ सी का स्थित सदिश माइनस का ओ ए का स्थित सदिश हो जाएगा। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ए सी जब निकालेंगे तो ए सी का मतलब जो है बिंदु सी का सदिश स्थित सदिश माइनस बिंदु ओ का स्थित सदिश, ए का स्थित सदिश, तो ए सी वेक्टर बराबर ओ सी की वैल्यू कितनी है 7i माइनस का k कैप माइनस ओ ए की वैल्यू कितनी है माइनस का है, तो प्लस का 2i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। मैं डायरेक्ट यहाँ पर हल कर रहा हूँ अंदर चिन्ह ले जा करके, 7i प्लस 2i ये आपका हो जाएगा 9i कैप, माइनस के जे वाला वैसे उतार लीजिए, माइनस का 3j कैप और माइनस के माइनस का 5k माइनस का 6k कैप। पहले बताइए इतनी बात आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? जी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर निकाल लेना है ए बी सदिश जो है इसका आपको माड का मान निकाल लेना है। ठीक है, ए बी सदिश के माड का मान निकाल लेना है। तो ए बी सदिश का मान कितना आया है, इतना आया है। तो यहाँ पर इसका माड इसी वक्त चाहे निकाल लीजिए चाहे यहीं पर निकाल लीजिए, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 1 10 और 4 14, अंडर रूट 14 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार आपको क्या करना है, जो दूसरा सदिश है बी सी, ठीक है, तो बी सी सदिश का माड निकालना है, अंडर रूट लगाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 40 और 4 का स्क्वायर 16 यानी 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई 56। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, समझ में आई? ठीक है, अब इसको थोड़ा आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 14 चौको 56 यानी 2 रूट 14 भी इसको लिखा जा सकता है। आगे निकालेंगे ए सी वेक्टर का मान, अंडर रूट, देखिए ये आया है 9, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 90 और 6 का स्क्वायर 36, 90 और 36 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने क्या किया, तीनों का मान निकाल लिया। अगर इसको आप देखो तो 14 9 126 होता है, यानी मैं 3 रूट 14 लिखा जा सकता है। अगर मैं कंडीशन देखूँ तो मैंने समरेख होने की कंडीशन क्या बताई, अभी मैंने समरेख होने की कंडीशन बताई कि अगर ए बी प्लस बी सी का जो योग है वो ए सी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि तीनों बिंदु समरेख हैं। तो ए बी, मैंने पहले एक बात और बता दिया, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, हमने ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी लिखा, कुछ लोग सोचे सर जी तो मान निकालें यहाँ पर। देखिए भाई हमने कहा किसी भी जो आपका वेक्टर है या कोई भी आपका सदिश दिया गया है तो उसका जो मापांक होता है वो सदिश के बराबर होता है, उसके सदिश के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चाहे ये मापांक लिखिए और चाहे इसको आप ए बी लिखिए, बात सेम है। ठीक है, मैंने बता दिया था आपको पहली क्लास में कि मापांक और सदिश आपस में क्या होता है, बराबर होता है, सबसे पहले ही मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए ए बी के स्थान पर अंडर रूट 14 प्लस बी सी के स्थान पर 2 रूट 14 बराबर ए सी के स्थान पर 3 रूट 14। क्या 3 रूट 14 आपस में बराबर आ रहा है? जी आ रहा है। इसका मतलब जो बिंदु ए है, जो बिंदु बी है और जो बिंदु सी है ये आपस में क्या है भाई, संरेख हैं। बताने की कोई ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो संरेख वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। यह प्रश्न 2019 में आपका आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, संरेख वाला क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक, कंडीशन याद रखना बस। चलिए एक HW के लिए आपको प्रश्न दे रहे हैं, बिल्कुल इसी टाइप का प्रयास कीजिए भाई, ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं आपको। सिद्ध कीजिए कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और दूसरा दिया गया है i माइनस 3j प्लस 5k तथा 6k माइनस 9j समरेखी हैं। यही कंडीशन आपको दिखानी है, बस बताना कि ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हमारा 15,
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि किस दशा में, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका जो स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस दशा में होगा भैया। तो आपको पता है कि ए डॉट बी की वैल्यू मैंने बताया है कि ए बी कॉस थीटा के बराबर होती है, इसका स्क्वायर किया बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिखा दिया मैंने। अब इसका स्क्वायर आएगा तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर ये कॉस कितने की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू है, ठीक है। अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री, लेकिन थीटा बराबर 180 डिग्री भी हो सकता है। कैसे, देखिए इसे, यहाँ पर अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालते तो ये अंडर रूट 1 हो जाता, और अंडर रूट से कोई संख्या बाहर निकलती तो प्लस माइनस करके निकलती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू जब +1 के बराबर लेते और कॉस थीटा की वैल्यू जब -1 के बराबर लेते, तो कॉस थीटा की वैल्यू जब +1 के बराबर लेते तो थीटा बराबर यहाँ से आपको कितना मिल जाता, तब थीटा बराबर आपको 0 डिग्री मिल जाता, और जब हम -1 के बराबर लेते तो थीटा बराबर आपको 180 डिग्री मिल जाता। तो इस सवाल को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये 2 नंबर में कई बार साल पेपर में मैंने देखा है पूछा गया है। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 15 था। बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं भाई। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि 2i कैप प्लस का जे कैप, माइनस का जे कैप और प्लस का 3k कैप, ठीक है, 3k नहीं प्लस का k कैप है, पता नहीं कहाँ से गलती हो रही है, तथा उसके बाद दिया गया 3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का k कैप से होकर जाने वाले समतल के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। मैंने पहले ही बता दिया है कि वेक्टर a से जाने वाले वेक्टर b के लंबवत इकाई सदिश का मान मैंने अभी सूत्र आपको बताया है। सूत्र याद होगा तो क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए कैसे, आपको सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम वेक्टर a मान लें और इसको हम वेक्टर b मान लें, अभी याद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना पड़ेगा। यहाँ i j k लिखोगे, i का गुणांक 2, j का गुणांक -1, k का गुणांक 1, i का गुणांक 3, j का गुणांक 4, k का गुणांक -1। चलिए सबसे पहले वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकाल लेते हैं। तो ये i हो जाएगा, कैप लगा दीजिएगा भाई, i कैप, और यहाँ पर देखिए -1 का गुणा 1 माइनस ये 4 हो जाएगा, माइनस j कैप, अल्टरनेट चिन्ह लेते हैं प्लस माइनस प्लस, j कैप लेंगे तो ये कॉलम छूटेगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 3 1 कम 3 हो जाएगा, प्लस k कैप ले लेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 3 1 कम 3, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। एक सूत्र ला, तो a क्रॉस b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, a क्रॉस b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3i कैप, क्योंकि 1 से 4 जाएगा, माइनस का 3a बचेगा, ये प्लस का 4j कैप, और ये आपका 3 11k कैप। पहले मैंने a क्रॉस b निकाला, बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका मापांक भी निकाल लेना इसी वक्त, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मापांक, तथा तो मापांक हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121। जोड़ लो भैया, कितना आएगा, 1 5 1 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 6 और 9 15 हो जाएगा, और ये 12 और 2 14, 14 और 1 15, 155 आ जाएगा, अंडर रूट 155 आ जाएगा। तो लंबवत इकाई सदिश निकालना है वेक्टर a के लंबवत वेक्टर b, ठीक है। तो लंबवत इकाई सदिश, सूत्र मैंने आपको बताया है, अभी बताया है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और बटे में माड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। चलिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू कितनी आई है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू आई है माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 11k कैप, और बटे में इसके माड की वैल्यू अंडर रूट 155 आई है। यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए जल्दी से। कुछ किया नहीं गया, 2 सदिश दिए गए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उनका माड निकालना है, क्योंकि जब भी लंबवत इकाई सदिश निकालना होता है तो वो सदिश बटे उसका मापांक, बस, ठीक है। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया था, क्वेश्चन में ये दिया गया था कि आपको एक सदिश तथा दूसरे सदिश से होकर जाने वाले समतल की लंबवत, मतलब एक सदिश से जाने वाले दूसरे सदिश के समतल लंबवत
का इकाई सदिश निकालना था। दूसरे पर लंबवत होने की स्थिति में मैंने कहा था कि उनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद उनके मापांक का मान निकालेंगे, फिर उनके क्रॉस प्रोडक्ट का सदिश बटे में मापांक की वैल्यू रख देंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इकाई सदिश का मान हो जाएगा। चलिए फिलहाल इकाई सदिश से आप समझ सकते हो, ठीक है। इसकी बात 2 दिए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। चलिए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 था, यानी क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 यानी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। इसको यहाँ पर रफ करते हैं। ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ये बताया जा रहा है कि ए आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 3k कैप और बोला जा रहा है तथा 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप, ये दिया गया है के बीच का कोण, देखिए एंगल जो दिया गया वो 60 डिग्री दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि a का मान क्या होगा भाई, ये चीज़ बताना है। अगर इसको हम वेक्टर a के बराबर मान लें और इसको वेक्टर b के बराबर मान लें, तो मैंने आपको सूत्र बताया कॉस थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे में माड वेक्टर a और माड वेक्टर b, चाहे a b लिखो। a b का मतलब मैंने बताया था कि वो a का माड है और ये b का माड है, ठीक है। तो कॉस थीटा के स्थान पर 60 डिग्री बराबर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, डॉट लगाएंगे। b कैप की वैल्यू कितनी है, 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप और बटे में आ जाएंगे। इसका माड निकालेंगे तो अंडर रूट, देखिए भाई इसका माड निकालेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर और प्लस का 3 का स्क्वायर 9, एक कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट। इसका मापांक निकालेंगे 9 4 13 1 14 अंडर रूट 14। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, रख देंगे 1/2 जो साइन 30 की होती है, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a हो जाएगा, आई का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, j का गुणा 1, 1 का गुणा 2 से हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा प्लस का 3 अपान में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का 10 और इंटू में अंडर रूट 14। कैंची गुणा कर लेंगे भैया हम, तो कैंची गुणा करने पर आप देखिए ये आपका -2 प्लस 3 आपका प्लस का 1 बच जाएगा, उसको लिख लीजिए। इसका गुणा इससे हो जाएगा तो 6a 3 2 जा 6a और प्लस का 2 बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 10 और इंटू में अंडर रूट 14। अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, यहाँ पर वर्ग कर देंगे। अंडर रूट भैया हमें हटाना ही हटाना है, तो पहले तो एक काम कीजिए, इन दोनों में आप चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, बस तमाशा खत्म कीजिए। ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखिए भाई ये आपका हो जाएगा 6a का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 और प्लस का 2 इंटू 6a और इंटू में b के स्थान पर 2, इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस 10 और इंटू में आपका हो जाएगा 14। इसको हल कर लीजिए बस, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये आपका हो जाएगा 36a स्क्वायर प्लस का 4 है ना, उसको उधर भेज देंगे। यहाँ पर 6 दूनी 12 12 दूना 24, ठीक है, प्लस का 24a और प्लस का 4 और उधर कितना बचेगा 14a स्क्वायर और 14 दामा 140, ठीक है। अब देखिए ये 14a स्क्वायर इधर आएगा तो 36a स्क्वायर से 14a स्क्वायर जाएगा प्लस 24a प्लस 4 ये 140 इधर आएगा माइनस का 140 बराबर 0। 36a स्क्वायर से 14 का a स्क्वायर जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 22a स्क्वायर, ठीक है। और 24 से आप उसको वैसे लिख दीजिए और ये आपका बचेगा माइनस का 136 बराबर 0। इसमें एक आप काम कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आप 2 कॉमन लेकर उधर 0 के बटन भेज दीजिए। ये 11a स्क्वायर या करके आप लिख सकते हो और ये आपका हो जाएगा 12 दूना 24 होता है और ये 2 छंग 12 और 2 8 16 बराबर 0। अब इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आपको सॉल्व कर लेना है बस, और सॉल्व करने के पश्चात a की 2 वैल्यू आ जाएंगी और दोनों वैल्यू लिख लेना है, ठीक है। सॉल्व कर लोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 11 का पहले 68 से गुणा करना, उसके फैक्टर कर लेना है बस। तो ये काम आप सभी लोग कर सकते हो, ये काम मैं आप सभी लोगों पर छोड़ रहा हूँ, ये आप सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको अब हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। a का मान 2 आएगा, एक मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और एक a का मान आ जाएगा माइनस का 34/11। अब इतना काम आप सभी लोग नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा।
चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यह क्वेश्चन नंबर 17 था, समझ में आ ही गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताया था अभी, जिसकी आसन्न भुजाएं वेक्टर ए का मान दिया गया है 3i कैप प्लस का 4j दिया गया है, एक आसन्न भुजा ये दी गई है। वेक्टर बी का मान दिया गया है माइनस का 5i कैप और प्लस का 7j कैप, ये दिया गया है, निरूपित होती हैं। तो मैंने कहा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 माड a क्रॉस b होता है। तो सबसे पहले वेक्टर a क्रॉस b तुम्हें तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर i j k लिखिए, वही पुराना काम, 3 j का गुणांक 4 k का गुणांक 0 है, नहीं है तो i का गुणांक -5 j का गुणांक 7 k का गुणांक नहीं तो 0 लिखो। a क्रॉस b का मान तुम्हें यहाँ से पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा i कैप, देखिए 0 हो जाएगा, 0 - 0 है 0 हो जाएगा, फिर माइनस j कैप, ठीक, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये 0 ये भी 0 हो जाएगा, फिर प्लस k कैप, ठीक, तो ये कॉलम छूटेगा, 7 × 21 माइनस 5 × 20, ये प्लस का 20 हो जाएगा। तो a क्रॉस b क्रॉस की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी, a क्रॉस b, अरे सॉरी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 41 k कैप। कितनी आ जाएगी, 41 k कैप। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है भाई, 1/2 माड a क्रॉस b, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया है कि सदिश का जो मापांक होता है वो सदिश के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 1/2 और सदिश की वैल्यू कितनी आई है 41/2 और ये क्षेत्रफल, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वेक्टर a क्रॉस b निकाल ही लिया है आप लोगों ने, निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। तो किसी भी सदिश का जो मापांक होता है सदिश के बराबर होता है, आप सभी को ये भी मैंने बताया है, ठीक है। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन आप सभी का सॉल्व हुआ है। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है भाई, डाउट क्या है, यहाँ पर माड लगा हुआ है, तो माड का मतलब होता है इसके गुणांक का स्क्वायर करेंगे, तो 41 का स्क्वायर कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा डाउट में आया है, ठीक है। बस यही क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है, एक सदिश दिया गया है i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप और दूसरा सदिश दिया गया है 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप के बीच कोण ज्ञात करना। ये क्वेश्चन 2015, 16, 19, 2020 सब में पूछा गया है। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस सदिश और इस सदिश के बीच का कोण निकालना है। इसको वेक्टर a मानिए, इसको वेक्टर b मानिए। कॉस थीटा बराबर सूत्र लगा दीजिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान में माड वेक्टर a माड वेक्टर b। इसको भी नहीं बताएंगे, चलिए इसको लगाइए आप सभी लोग। 2-3 बार ये क्वेश्चन आया था इसलिए इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। आप सभी का होमवर्क है, ठीक, करिए भाई इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि सदिश 2i कैप प्लस माइनस का j कैप और प्लस का pk कैप और एक सदिश दिया गया है i प्लस j, यानी i कैप j कैप माइनस का k कैप, एक दूसरे पर लंब है तो p का मान ज्ञात कीजिए। वही इसको वेक्टर a मानिए, इसको वेक्टर b मानिए और वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 दिखा दीजिए। p का मान बताइए कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। अब इतने सरल सरल क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे तो बेकार है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वेक्टर a बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 2i कैप, ठीक, माइनस का j कैप प्लस का k कैप। वेक्टर b बराबर आपका दिया गया है 3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का k कैप। पर लंब
इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, पर लंब इकाई सदिश, अभी मैंने इस क्वेश्चन को बताया भाई, इसमें क्या बताने की जरूरत, और तथा उनके बीच कोण की ज्या ज्ञात कीजिए। अगर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर लंब इकाई सदिश निकालना है तो वही पुराना काम अभी सवाल को बताया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है आपको, ठीक। और उसके बाद वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या निकालना, मापांक निकाल लेना है, और लंब इकाई सदिश का सूत्र हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे में माड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2020 में आया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया। लेकिन और भी इसमें एक चीज़ पूछी जा रही है कि उसके बीच कोण की ज्या निकालिए। अगर कोण की ज्या निकालने की बात आ रही है तो आप सूत्र लगाओगे, कौन सा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माड वेक्टर ए माड वेक्टर बी इंटू में साइन थीटा। तो क्या पूछ रहे थे, ज्या का मान यानी साइन का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र लगेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान में माड वेक्टर ए और माड वेक्टर बी। तो ये भी आप सभी लोग लगा लो कि ए क्रॉस बी का मान आ ही जाएगा, और माड ए माड बी का मान अलग अलग निकाल ही सकते हो, बस साइन थीटा का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं, ठीक है। इतने सरल सरल क्वेश्चन अगर सॉल्व कराएंगे तो फिर मैराथन क्लास का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। लग जाएगा ना, नहीं लगेगा कमेंट कीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, अलग से बता देंगे आप सभी को, ठीक है। बढ़ते हैं, अब ये बताए हैं अभी क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया गया है यदि माड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर माड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, परस्पर लंबवत है। अगर भैया परस्पर सदिश लंब है इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर शून्य होना चाहिए। पहली बात तो इनके सदिश का मान जो होगा वो इनके मापांक के बराबर होगा, या करके इसको ऐसे भी ले सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट में भी ले सकते हो क्योंकि मापांक सदिश के बराबर होता है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ऐसे भी लिख सकते हो। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो तो ये वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। देखिए ये आपका इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा बराबर 0, या इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 लिखा जा सकता है, और यही वेक्टर ए का वेक्टर बी पर लंब होने की स्थिति है। तो सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया, एक ही लाइन में सिद्ध हो गया भैया, हमने सोचा था थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है सम पंचभुज ए बी सी डी ई में सिद्ध करना है कि जो ए बी वेक्टर है और प्लस जो ए ई वेक्टर है और जो आपका बी सी वेक्टर है और आपका डी सी वेक्टर है, इसको तो बिना सम पंचभुज एक पंचभुज बनाए बिना हम सिद्ध कर देंगे। देखिए कैसे, डी सी वेक्टर है और ई डी वेक्टर है और ए सी वेक्टर है। ये चीज़ सिद्ध करना है कि ये 3 ए सी वेक्टर के बराबर है बिना बनाए। देखिए एक ए सी वेक्टर आपको मिल गया, इसको छोड़िए भाई, आपको किसको किसको सबसे पहले पास करना है, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को। तो लिखोगे ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर, इसको मैंने पास कर लिया। उसके बाद ई डी वेक्टर और देखिए डी से स्टार्ट है डी सी वेक्टर, इसको पास कर लीजिए, ये हुआ और ये काम खत्म हुआ। और मैंने ई डी वेक्टर और डी सी वेक्टर को पास रख लिया, प्लस का ए ई वेक्टर और ए सी वेक्टर वैसे लिख दिया। ए बी बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी वेक्टर, ई डी और डी सी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ई सी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर हो जाएगा और प्लस का ए सी वेक्टर हो जाएगा। ए सी आपका हो जाएगा 2 ए सी वेक्टर और ई सी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम पहले ए ई वेक्टर लिख लें और उसके बाद ई सी वेक्टर लिख लें तो ये आपका हो जाएगा 2 ए सी वेक्टर, ए ई और ई सी को मिला के बन जाएगा ए सी वेक्टर, 2 ए सी वेक्टर और ए सी वेक्टर मिला के आपका हो जाएगा 3 ए सी वेक्टर। प्रूव हो गया, आप देख सकते हो, मैंने कहा था बिना पंचभुज बनाए हुए इसको हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2010 में। क्वेश्चन नंबर ये 23 था हमारी इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रक्षेप वाला भी एक को क्वेश्चन नहीं बताया है, अब चलिए प्रक्षेप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। और वेक्टर बी बराबर आपको दिया गया है
आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, ये दिया गया है। बोला जा रहा है कि ये वेक्टर है, वेक्टर बी का मान दिया गया है। बोला जा रहा है कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर क्या निकालना भाई, प्रक्षेप निकालना है। इसका सूत्र मैंने बताया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर बी पर निकालना तो वेक्टर बी आप नीचे कर दो बस, ठीक है। उसका मापांक लेकिन होगा यहाँ पर, बस इतना ही अंतर है, ठीक। तो आपको क्या करना है, वेक्टर ए की वैल्यू लिख लेना है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, और अपान में आ जाए इसका मापांक निकालेंगे तो i के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर 1। तो ये आपका हो जाएगा 2 और i का गुणांक 1, ये 2 हो जाएगा, 3 और ये 6 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। अपान में देखिए i डॉट i का मल्टीप्लाई 1, j डॉट j का मल्टीप्लाई 1, k डॉट k का मल्टीप्लाई 1। नीचे मापांक कितना आ जाएगा, मापांक आ जाएगा 4 2 6, ये लिख लिया। ये 4 6 4 10 और बटे में √6, यही आपका वेक्टर ए का वेक्टर बी पर क्या हो जाएगा, प्रक्षेप हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। बस टेंशन न लीजिए, आपकी क्लास खत्म होने वाली ही है, ठीक है। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर भैया 25। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस पर भी मैंने एक आधे क्वेश्चन नहीं लिए, इसको भी ले लेते हैं। जितने सूत्र बताएं उस पर आधारित क्वेश्चन भी तो एक एक बता दें कम से कम। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 25 इस क्लास का। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण d1 का मान दिया गया है 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, और d2 वेक्टर बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, d2 वेक्टर बराबर i कैप माइनस का 3j कैप, ठीक, और प्लस का 2k कैप, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र मैंने बताया है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है जब उसके विकर्ण ज्ञात होते हैं तो 1/2 माड d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, यही तो बताया है। तो d1 क्रॉस d2 का मान तो निकाल ही सकते हो, उसके बाद उसका मापांक निकाल लेना, यहाँ पर मान रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी संलग्न भुजाएं यानी आसन्न भुजाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर आसन्न भुजाएं दी गई तो a क्रॉस b का मान निकालना पड़ेगा बस, उसके बाद उसका मापांक निकालना। और आसन्न भुजाएं दी होती है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने अभी बताया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है माड a क्रॉस b, यही होता है। जब आसन्न भुजाएं दी होती तब आपको 1/2 नहीं करना, बस इतना ही याद रखना, बाकी यही काम करना है। अब ये काम आप सभी लोग खुद कर लोगे, मुझे पता है, मैं बार बार इसी क्वेश्चन को बताऊंगा तो आपको भी बोरियत महसूस होगी। अब चलिए चलते चलते एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही तगड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन ले लेते हैं इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन, और आपको भी मज़ा आ जाएगा, लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जरूर सजी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि यदि ए वेक्टर, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीन सदिश राशियाँ इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी है ना बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 2 2 4 2 6 2 8 2009 10 11 12 13 15 17 20 इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। चलिए इसको देख ही लेते हैं। इसमें कुछ करना नहीं, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले इसी समीकरण में वेक्टर ए से क्या कराएंगे, इसका हम सदिश गुणन कराएंगे। वेक्टर ए का सदिश गुणन करने पर, सदिश गुणन कराने पर, सदिश गुणन का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। तो वेक्टर ए का हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से बराबर 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा ये, फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा बराबर 0। आपको पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, इसको आप देखिए माइनस लगाओगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को अगर आप लिखना चाहो तो वेक्टर सी क्रॉस ए लिख सकते हो, लेकिन बशर्ते माइनस लगेगा, बराबर 0। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू कहाँ, यहाँ से कितनी आ जाएगी, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आप क्या करोगे, इसी प्रकार इसी समीकरण से आप वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करा के दिखाओगे, तथा
तो बी के साथ जब कराओगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिखाओगे, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और प्लस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा बराबर 0। इसको आप देखो माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बदल लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये उधर जाएगा प्लस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको समीकरण 2 मान लो। अब इसी समीकरण को वेक्टर सी से क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, वेक्टर ए क्रॉस प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। तो ये वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा बराबर 0। ये वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा और ये प्लस है आपका, इसको माइनस बना लीजिए तो ये बी आगे आ जाएगा और सी पीछे चला जाएगा, इसकी वैल्यू वैसे 0 हो जाएगी। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये उधर जाएगा। तो इसको समीकरण 3 मान लीजिए। समीकरण 1, 2 व 3 से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर, यहाँ पर ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर है, यहाँ पर बी क्रॉस सी जो है सी क्रॉस ए के बराबर है। तो आप इन तीनों समीकरण से एक चीज़ देख पा रहे हो कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो बी क्रॉस सी के बराबर है और बी क्रॉस सी की वैल्यू जो है वो सी क्रॉस ए के बराबर है। तीनों समीकरण से यही आपका मीन्स निकलेगा और यही चीज़ इस क्वेश्चन में सिद्ध करनी थी। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कभी भी रिपीट हो सकता है, तो इस प्रश्न को नहीं छोड़िएगा। आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास हमारी खत्म होती है। सदिश बीजगणित मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब आप सभी लोगों को थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी लोगों को ये हमारी मैराथन क्लास अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाओगे। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।